स्वागत है आपका दोस्तों वर्मास ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों एसएससी सीजीएल का नोटिस जारी कर दिया है एसएससी ने। दोस्तों सीजीएल 2023 का जो एग्ज़ाम है इसका टायर 1 जुलाई में संभावित है। टायर 1 का जो एग्ज़ाम है दोस्तों ये जुलाई में हो सकता है। इसकी संभावित तिथि है वो जुलाई में है। दोस्तों सीजीएल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। आइए देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो 25 क्वेश्चंस जो है ये दोस्तों ये पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल में इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से जुड़े हुए। दोस्तों आइए देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न जो है ये पूछे गए थे वर्ष 2022 के एग्ज़ाम में। दोस्तों ये जो प्रश्न पत्र है ये 1 दिसंबर 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सीजीएल का, दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न पत्र है। शिफ्ट 1 में जो एग्ज़ाम हुआ था उससे जुड़ा हुआ प्रश्न पत्र है दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह के जो प्रश्न है ये पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल में। जो सबसे पहला प्रश्न है, आफ्टर इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स एंड टू साइंस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। पूछा जा रहा है कि अगर ये दो साइंस को और ये दो नंबर्स को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो क्या होगा इन इक्वेशंस का मान, इन इक्वेशंस का वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि प्लस को आपको गुना से चेंज करना है, गुना को प्लस से, और 3 और 9 को आपस में चेंज कर देना है। तो यहाँ पर जो है 7, इक्वेशन 1 जो है 7 इंटू है तो उसको प्लस कर देंगे, 9 है तो 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस है तो इंटू कर देंगे, और 3 है तो इसको 9 कर देंगे। दोस्तों इसका जो वैल्यू है ये हो जाएगा 4, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाई 2 ये 4 हो जाएगा। अब ये 9 4 जा 36, बोर्ड मास के इस्तेमाल हम लोग करेंगे। 9 4 जा 36 तो माइनस 36 हो गया। और इस तरफ आप समेशन देख सकते हैं कि 10 है, तो इसका जो उत्तर है इसका उत्तर हो जाएगा -26। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ चेक करेंगे कि -26 कहाँ है। तो ये ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन 2 ये दिया हुआ है -26 पहला नंबर। तो जाहिर सी बात है इसी का जो है ये इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा -26 वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो। अब उसके बाद जो है हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज behold इज रिटन एज BDEHLO एंड indeed इज रिटन एज DDEEIN। तो आपको जो है दोस्तों इसमें सबसे पहला काम क्या करना है कि इनको रिलेट करना है कि किस तरह से यहाँ पर जो है चेंजेस आए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चेंज कर दिया जा रहा है। इसी तरह इंडीड को जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चेंज किया गया। तो कोर्स को जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग चेंज करते हैं। तो कोर्स में सबसे पहले आएगा C, फिर आएगा E, फिर आएगा O, उसके बाद आता है R, उसके बाद आता है S, उसके बाद आता है U। तो इस तरह से जो है ये आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया था 2022 के एग्जाम में वो था कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि ये फोर्थ वर्ड मिसिंग है, ये थर्ड वर्ड से किस तरह से इसी तरह से रिलेटेड है जैसे कि सेकेंड वर्ड जो है ये फर्स्ट वर्ड से रिलेटेड है। तो ये कौन सा वर्ड होगा, ठीक है, ये है प्रश्न। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी, ये बुक्स आर टू बी केप्ट इन लाइब्रेरी, ठीक है, यानी कि लाइब्रेरी में क्या हमें रखना है, तो बुक्स हम लोग रखते हैं, बुक्स देखने को मिलते हैं। तो म्यूजियम्स में क्या देखने को मिलते हैं म्यूजियम में, तो यहाँ पर बिल्डिंग नहीं, पीपल भी नहीं, गैलरी भी नहीं, इसका आंसर है आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, तो इसमें जो आप जितना जल्दी कोरिलेट कर पाएंगे उतना जल्दी आप इसका आंसर कर पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये जो सीरीज दिया हुआ है, एक नंबर का सीरीज दिया हुआ है, अब जितना जल्दी आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं उतनी जल्दी आप इसको जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग यहाँ देखते हैं 382 है, 382 यहाँ पर जो है दिया गया है। अब ये 382 से क्या हो जा रहा है, 322 हो जा रहा है। तो कितना माइनस हो रहा है, साफ साफ हमें दिख रहा है माइनस हो रहा है, तो ये -60 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, 322 से 272 जा रहा है, यानी कि -50 हो रहा है।
इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 272 से 232 ये -40, उसके बाद -30 हो रहा है। तो अब जो हम लोग -20 जब करेंगे तो क्या होगा, -20 करने पर इसका आंसर कितना आ जाएगा, -20 करने पर आएगा इसका आंसर 202 में -20 कर देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 182। तो यहाँ पर जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 जो दिया हुआ है 182। ठीक है, क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं कि इस तरह का जो है जम्बल्ड वाला क्वेश्चन देता है कि सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। ठीक है, एक फिगर है, ये फिगर जो है इसमें से किस में एम्बेड किया हुआ है, ठीक है, किससे लिया गया है। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ को जो है इसमें आसानी से सॉल्व करने के लिए और जल्दी इसको करने के लिए क्या आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको जो है जो कॉमन चीज़ है उन पर ध्यान देना है। जैसे इस तरह का जो शेप बना हुआ है, ये जो शेप बना हुआ है, ये आप देखेंगे तो ये सारे फिगर्स में आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इस सभी में दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, इसको जो है पहले हम लोग इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि उस पर अब हमको काम नहीं करना। अब हमें देखना है कि ये वाला जो लाइन बना हुआ है, ये जो लाइन यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, ऐसे जो क्रॉस लाइन जो यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, वो किसमें नहीं है। ठीक है, तो पहला में इसमें नहीं है, चलो इसको हटा देते हैं। दूसरा इसमें है तो इसको हम लोग रखते हैं, इसमें नहीं है इसको हटा देते हैं, और इसमें है तो इसको रखते हैं। अब 2 विकल्प हम लोग के पास बचता है। अब हमें देखना है एक चीज़ और कि ये जो लाइन इस तरह से बना हुआ है ये किसमें से दिख रहा है, जो 2 हमने टिक किया है उसमें से, तो इसमें से ये लाइन आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये लाइन देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन 2 जो था वो इसका उत्तर हो जाएगा। आसानी से सॉल्व करेंगे, ध्यान रखेंगे, जितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे उतनी जल्दी जो है आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। समय बहुत कम रहेगा, जितनी जल्दी से जल्दी आपको आइडेंटिफाई करना है और तुरंत जो है उसको सॉल्व करना होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको समय, जो आपका टाइम जो है वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया जा रहा है दोस्तों, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस द स्टार साइन एंड बैलेंस द गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये स्टार साइंस दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि ऐसा सेट आपको चुनना है जिससे कि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो हम लोग ऐसा सेट चुनेंगे जिससे कि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए। कैसे हम लोग चुनेंगे, इसमें आपको डेफिनेटली ट्रायल एंड एरर मेथड अपनाना होगा, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होगा, मगर ट्रायल एंड एरर मेथड आपका काम करेगा। ठीक है, तो पहला हम लोग ट्राई करते हैं, तो 21 - 4 डिवाइडेड बाय 156, उसके बाद आता है इंटू, यहाँ पर दिया हुआ है इंटू 13 + 11। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 156, ये तो डेफिनेटली ये डेसिमल में आएगा, तो ये तो 83 है, ये डेसिमल में है नहीं, तो ये खत्म हो गया। ये जो है ये इसका आंसर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, दूसरा जब हम लोग ट्राई करेंगे, दूसरा जो दिया हुआ है उन सभी को हम लोग ट्राई करेंगे। दूसरा क्या है, सबसे पहले इंटू, उसके बाद है प्लस, उसके बाद है डिवीजन, और उसके बाद है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है 84 प्लस ये आ रहा है आपका 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26। ठीक है, -11, तो 84 + 1 हम लोग कहेंगे इसको, ये 85 आ रहा है, 83 नहीं आया, चलो ये खत्म हो गया। हमें इसी ट्रायल एंड एरर मेथड पर जो है हमें काम करना होगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस आपका रहेगा उतना आसानी से आप इसको कर सकेंगे। ठीक है, थर्ड जो नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग ट्राई करके देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन है, माइनस है, डिवीजन है, एंड फाइनली जो है वो समेशन है। सबसे पहले डिवीजन का काम करेंगे, तो डिवीजन का काम करने से हम लोगों के पास आएगा यहाँ पर 12, अभी आया 12 आया था, प्लस 11 माइनस ये जो है ये आ रहा है 84। ठीक है, तो 84 और इन दोनों का वैल्यू हो जाएगा
-1 तो ये हो जाएगा 83। ठीक है, इन दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है, -12 + 11, ये -1 आ गया तो ये हो गया 83। तो 83 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान है, आसान क्वेश्चन ही पूछा जाता है इस सेक्शन में जो है, मगर आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो वो किस तरह से पूछा जा रहा है, आपको आइडेंटिफाई करना है। जितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतनी आसानी से आप इसको कर पाएंगे। आगे आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ठीक है, एक सीरीज दिया हुआ है PK, ठीक है, GTXCOL, आगे क्या सो पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि एक सीरीज चल रहा है, एक सीरीज चल रहा है, एक सीरीज चले जा रहा है। अब बोल रहा है कि OL के बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है। तो दो तरीका है। सबसे पहले जो शॉर्टकट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे शॉर्टकट ये तरीका है कि P के बाद यहाँ आ रहा है G। ठीक है, P के बाद G आ रहा है, यानी कि ये जिस कॉम्बिनेशन में बना है इसमें P के बाद क्या आता है, G आता है। ठीक है, अगर ये एक वर्ड पीछे हम लोग जाएं, अगर ये P से हम लोग एक वर्ड पीछे जाते हैं तो P से एक वर्ड पीछे क्या आता है, O, तो ये एक वर्ड पीछे चला जाएगा जो होगा F। अब यहाँ पर बोला जा रहा है जो आखिरी वर्ड है वो O है, तो O के बाद क्या आना था, F आना था। तो यहीं पर जो है आप अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकेंगे। या तो एक और दूसरा तरीका है जो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, मगर इसमें क्या होता है कि आप श्योर जान रहे होते हैं कि आपका जो आंसर है ये गलत होने का चांस खत्म हो जाता है। मतलब इसमें जो है आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता है। तो ये तरीका क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये तरीका है, आपको ध्यान रखना है इजोटी। ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखना है, EJOTY। ये इजोटी क्या है, ये पोजीशन बताता है 5, 10, 15, 20 एंड 25। 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। तो Y के बाद Z जो है वो 26 लेटर है। तो आपको इजोटी जो है इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। P के बाद आ रहा है G। ठीक है, नेक्स्ट जो सीरीज जो चल रहा है, तो इस सीरीज में फर्स्ट लेटर हम लोग देख रहे हैं P के बाद आ रहा है G। तो P जो है वो जो है इससे इजोटी से आपको क्या होगा, आसानी होगा कि पोजीशन याद रखने में। तो वो जो है 15 नंबर को दिखाता है, तो P के बाद P जो है ये हो गया 16 नंबर, और G जो है वो दिखाता है 7 नंबर को। ठीक है, G दिखाता है नंबर 7 को। तो ये जो है इसका पोजीशन 7 है, तो ये -9 जा रहा है। ठीक है, 9 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब उसके बाद 7 - 9 करेंगे, तो 7 - 9 करते हैं तो -2 होता है। तो 26 लेटर्स होते हैं टोटल, उसमें से -2 कर दीजिए तो 24th पोजीशन में आता है X। ठीक है, तो ये -2 है यानी कि ये 24 है। अब क्या है, अब -9 फिर कीजिए। ठीक है, तो -9 करेंगे तो ये हो जाएगा 13। माफ कीजिएगा, -9 करेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो ये 15th पोजीशन में कौन सा लेटर है, तो O है। और उसके बाद फिर -9 करेंगे तो ये आ जाएगा 6, और ये 6th पोजीशन में कौन लेटर है, तो ये है F। तो यहाँ पर जैसे ही आप F को देखते हैं FU, तो ये जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये दो मेथड है, दोनों में से आपको जो समझ में आए इस तरीके से आप बना सकते हैं। मगर आपको EJOTY जो है ये याद रखना है, ये पोजीशंस को बताता है। इससे जो है आपको आसानी होगी बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, बाकी के सभी के पोजीशंस को याद रखने में। ठीक है, अब यहाँ पर दिया जा रहा है, एक प्रश्न है, एक सेट दिया जा रहा है। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, दो सेट्स दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि ये दोनों सेट्स जो है एक पर्टिकुलर वे में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आपको ऐसा सेट खोजना है दिए हुए विकल्प में, दिए हुए ऑप्शंस में,
जो इस इक्वेशन को या तो इस सेट को सेटिस्फाई करते हैं। तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है रीजनिंग सेक्शन है, जितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतनी जल्दी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और जितनी जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे उतनी जल्दी जो है आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शन है, 3 है, 14 है और 1 है। यहाँ पर हम लोग एक जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करते हैं। ये 3 क्यूब प्लस 1 क्यूब डिवाइडेड बाई 2, ये जो है इसका वैल्यू होगा 14। क्यों? 3 3 जा 9, 3 जा 27 प्लस 1 1 जा 1, 1 जा 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 28 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होता 14, यानी कि 14th जो है वो इस तरह से रिलेटेड है। अगर हम इसको इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब डिवाइडेड बाई 2 तो ये 14 आएगा। ठीक है, अब हम लोग यही इक्वेशन इसमें सेटिस्फाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर भी जो है ये इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 36, यानी कि 72 डिवाइडेड बाई 2 हो जा रहा था, तो इसका वैल्यू आ जा रहा है 36। तो ये जो इक्वेशन हमने बनाया, ये जो सेट हमने जो रिलेशन हमने खोजा, ये सही रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों को सेटिस्फाई करता है। अब हमें खोजना है कि इनमें से कौन सा है ऐसा जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है कि आप कैसे इतनी जल्दी से खोज पाएंगे। तो 8 का क्यूब जो है ये कितना होता है, 8 क्यूब 512 प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाता है, तो 2 का क्यूब हो जाता है 8 डिवाइडेड बाई 2 हम लोग करते हैं, तो इसका वैल्यू कितना आता है देख लेते हैं। इसका वैल्यू आ रहा है 520 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यानी कि 260, ये 260 आना था, मगर यहाँ पर जो है ये तो 12 दिया हुआ है, मगर यहाँ पर जो है ये 260 दिया हुआ है। तो बस हम लोग यहाँ पर जो है इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू सिक्वेंशियली रिप्लेस द साइन एंड बैलेंस द गिवन इक्वेशन। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन खोजना है जो इस इक्वेशन को बैलेंस कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन कैसे बैलेंस करना है, हम लोग जो है ट्रायल एंड एरर मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो 12 है, 24 है, 4 है, 2 है एंड 60 है। ठीक है, अब जो है साइंस हम लोग 1 बाय 1 अप्लाई करेंगे। प्लस सेट 1 जो है इसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, प्लस देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन एंड देन इक्वल टू। तो सबसे पहले डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो इसका वैल्यू होगा 2, फिर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 48 प्लस 12, तो ये जो है इसका वैल्यू हो जा रहा है 60, यानी कि फर्स्ट में ही ये सॉल्व हो गया, तो यानी कि ये जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे एक और क्वेश्चन आया है, देख लेते हैं। 3 of the following letter cursors clusters are alike in a certain way and one is different। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि 3 जो है वो एक जैसे हैं और एक अलग है, तो ऑड वन आउट करना है आपको, जो अलग है उसको फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं पहला जो ऑप्शन है वहाँ पर है FGH, दूसरा है तो PQR, तीसरा है तो UVW, मगर ये इस साइड से है ना, बाकी सब लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जा रहा था, मगर ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो हम लोग को एक मिल गया। एक और कंफर्मेशन के लिए इसको देख रहे हैं JKL, ये भी इस तरफ गया है, ये सभी जो है राइट टू लेफ्ट जा रहे थे, बस 3 नंबर वाला जो है वो लेफ्ट टू राइट गया। तो बस ये आपको जो है आंसर मिल गया, 3 नंबर UVW। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ है ये है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड वन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इससे पूर्व में भी एक क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया। तो ठीक है, तो फोन इज टू टॉक, फोन जो है वो बातचीत के लिए इस्तेमाल। तो टेलीविजन क्या चीज़, टेलीविजन क्या,
तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस्तेमाल किस चीज़ में हो रहा है, इससे काम क्या हो रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। फ़ोन तो टॉक करने के लिए। अब टेलीविज़न क्या चीज़ के लिए, रिमोट के लिए नहीं, ऑफकोर्स नहीं। व्यू के लिए हाँ, टेलीविज़न जो है वो देखने के लिए होगा। तो बस व्यू जो है इसका आंसर हो गया। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब एसएससी के परीक्षा में ये जो है एसएससी सीजीएल की परीक्षा में ये जरूर पूछा जाता है एक क्यूब के बारे में। ठीक है, क्यूब से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है आपको एक टूटा फूटा क्यूब जो है वो दिखाया जा रहा है और उसके बाद क्यूब का जो है साइड से वो क्यूब को दर्शाया जा रहा है। अब आपको पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा जो है ये सही है या गलत है इसके अनुसार से। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है और बताना है कि ये कौन सा जो है ये सही है इसके अनुसार से और कौन सा गलत है। नीचे विकल्प दिए हुए। अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ये 1 और 5 ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में होना चाहिए। 1 और 5 यानी कि एक दूसरे के साइड टू साइड नहीं आएगा। इसी तरह दोस्तों 2 और 6 ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में आएगा। और एजेस जो है ये कौन शेयर करेगा, 2, 1, 4। 2 किसके साथ एजेस शेयर कर रहा है, 2, 1, 4, 3। और जब 5 इस तरफ आएगा तो ये 5 से भी अपना एज शेयर करेगा। ठीक है, अब हम लोग विकल्प को देखते हैं, ऑप्शन से जो दिया हुआ है उसको। तो 2 है, ठीक है, 3 है और 5 है। तो 2 जो है 3 और 5 से अपना एज शेयर कर रहा है, हाँ तो कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा। अब उसके बाद आ रहा है 1, 4 और 5। 1, 4 और 5 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 जो है 1 और 5 ऑपोजिट में है, 1 और 5 ऑपोजिट में है। मगर यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि 1 और 5 साइड बाय साइड है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद है कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 और 6 जो है ये ऑपोजिट में है, मगर यहाँ पर 2 और 6 को साइड बाय साइड दिखाया जा रहा है, तो गलत हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 1, 5 और 6, ठीक है, 1, 5 और 6। तो देख लेते हैं, इन तीनों को साइड बाय साइड दिखाना चाह रहा है, तो 1 तो यहाँ है और 5 इसके ऑपोजिट में है, फिर से वही कहानी, तो ये भी गलत हो गया। अब हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जो ऑप्शंस है वो हम लोग देखते हैं। नन आर पॉसिबल, इसमें से कोई भी पॉसिबल नहीं है, नहीं, ये तो पॉसिबल है 1 वाई। उसके बाद ओनली ए एंड बी, नहीं, ओनली सी एंड डी, नहीं, ओनली ए, हाँ ओनली ए पॉसिबल है। ये जो ऑप्शन था उसमें से ओनली ए पॉसिबल है, तो 4 नंबर जो है ये इसका आंसर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट पी क्यू। बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो है एक मिरर रखा गया और इस तरह से एक लेटर है, लेटर का कॉम्बिनेशन है। तो आपको जो है बताना है कि यहाँ पर जो है मिरर इमेज कैसे बनेगा। बहुत आसान है, एम मिरर के क्लोज है तो इसका जो इमेज भी बनेगा उसमें एम जो है वो मिरर के क्लोज होगा। बस हम लोग यहाँ पर देख लिए कि एम मिरर के क्लोज है, आंसर हो गया। आगे जो है इसको आप ध्यान दीजिए, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है सेलेक्ट द फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा वो पूछा जा रहा है। तो कुछ पैटर्न है, जितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई करेंगे उतनी जल्दी जो है आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिए, ये बीच वाला जो टर्म है, बीच वाला जो माउंटेन है, ये नीचे चला गया, ये फिर से ऊपर आया, अब ये फिर से माउंटेन नीचे चला जाएगा। यानी कि ये किस तरह का शेप बनेगा, ऐसे होगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ऊपर होगा और फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 3 सर्कल है और 1 स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम लोग पकड़ते हैं। स्क्वायर यहाँ था, अभी जो है ये नेक्स्ट स्टेप में यहाँ जा रहा है, फिर नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जा रहा है और फिर फोर्थ स्टेप में यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि इस प्लेस में होना चाहिए। अब हम लोग खोजते हैं कि ऐसा और इस साइड में जो है ये स्क्वायर वाला, तो पहला विकल्प ही हम लोग को मिल गया, पहला ऑप्शन ही, ज़्यादा खोजने का जरूरत नहीं पड़ा। अब जो है दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेन डायग्राम से जुड़ा हुआ। बहुत लोग इस क्वेश्चन को जो है छोड़ देते हैं, जबकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। वेन डायग्राम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली। ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ये स्टेटमेंट्स हैं और ये कंक्लूजन है। वेन डायग्राम में जो है जनरली स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन दिया हुआ रहता है और उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा कंक्लूजन सही है, इस तरह से, ठीक है।
और उसमें कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आपको ये कॉमनली नॉन फैक्ट से डिफरेंट लगे, मगर आपको ध्यान नहीं देना है उस चीज़ पर। आपको केवल ये ध्यान देना है कि ये जो पूछा, ये जो स्टेटमेंट्स है, इसके आधार पर कंक्लूजन कितना सही है और कितना गलत है, ठीक है, कितना फॉलो करता है और कितना फॉलो नहीं करता है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट्स है और क्या क्या कंक्लूजन्स है। सबसे पहले वेन डायग्राम बनाने का तरीका क्या है, हम लोग उसको सीखेंगे अभी। ऑल कार्ड्स आर बॉक्सेस, ठीक है। मान लेते हैं कि ये कार्ड्स का सेट है, सी से हमने रिप्रेजेंट किया। अब कहा जा रहा है कि ऑल कार्ड्स, यानी कि ये जितने भी कार्ड्स हैं ये सभी बॉक्सेस हैं। तो ये बॉक्सेस हैं, तो बॉक्सेस के अंदर, बॉक्सेस के सेट के अंदर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इतने सारे बॉक्सेस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इतने सारे बॉक्सेस दिख रहे हैं, और ये कार्ड्स जो हैं ये बॉक्सेस के अंदर है, यानी कि जितने भी कार्ड्स हैं ये सभी बॉक्सेस के अंदर हैं। हाँ, ठीक है। तो पहला हमने बनाया। अब कहा जा रहा है कि ऑल बॉक्सेस आर टॉर्चेस, जितने भी बॉक्सेस हैं ये सभी टॉर्चेस हैं, तो ये टॉर्च के सेट के अंदर आएगा, तो इसको हम लोग टी लिख दिए। अब बोला जा रहा है कि ऑल टॉर्चेज आर शूज, जितने भी टॉर्च हैं ये सारे शूज हैं, तो इसको जो है हम लोग टी एस के अंदर लिख दिए, शूज, ठीक है। ये जो है ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ था, ये स्टेटमेंट के आधार पर हमने वेन डायग्राम बना लिया। अब कंक्लूजन क्या क्या कहता है। पहला है कि ऑल शूज आर टॉर्चेस, कहा जा रहा है कि जितने भी शूज हैं सारा टॉर्चेस हैं। नहीं, जरूरी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शूज तो इतने सारे हैं, ठीक है, इस सर्किल के अंदर जितना है ये सारे शूज हैं, मगर ये सारे शूज जो है ये टॉर्चेस नहीं। टॉर्च का तो लिमिटेशन यहीं तक है, ठीक है। तो इसके बाहर वाला जो है, इसके बाहर का जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये तो शूज है, ये तो टॉर्च नहीं है मगर शूज है। तो बोला जा रहा है कि ऑल शूज आर टॉर्चेस, तो नहीं, यहाँ पर जो है ये गलत हो गया। सभी शूज जो है ये टॉर्चेस नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट आपका हो गया गलत। बोला जा रहा है कि ऑल टॉर्चेस आर बॉक्सेस, अगेन सेम टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। सभी टॉर्च जो है ये बॉक्सेस हैं, नहीं, बॉक्सेस तो यहीं तक है, मगर टॉर्च जो है ये इससे बड़ा हो सकता है, तो इसीलिए दो स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ऑल बॉक्सेस आर कार्ड्स, ये भी सिमिलर टाइप है, तो ये भी जो है गलत हो गया। अब बोला जा रहा है कि ऑल कार्ड्स आर शूज। अब ये जो है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि कार्ड्स का जो सेट है ये यही है, इतना ही है। ये आपको यहाँ पर कार्ड्स का सेट दिख रहा है, और ये शूज के सेट के जो है अंदर है, ये जो शूज का सेट बना हुआ है इसके अंदर है। तो क्या ये सभी कार्ड्स जो है ये शूज हैं? हाँ बिल्कुल, ये शूज के सेट के अंदर आते हैं, तो यानी कि ये जो है ये सही है। तो अब जो है क्या स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि ओनली कंक्लूजन 4 फॉलोज, केवल कंक्लूजन 4 फॉलो करता है। हाँ, केवल कंक्लूजन 4 ही फॉलो करता है, बाकी जितने भी हैं ये सब गलत है यहाँ पर। तो आपको जो है इसका आंसर मिल गया। आगे देखते हैं, कहा जा रहा है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रुक्टस इज कोडेड एज 108, स्प्रिंटर इज कोडेड एज 119, मैस्कुलिन विल बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। बोला जा रहा है कि फ्रुक्टस जो है उसको 108 के रूप में कोडिंग किया गया है, ठीक है। स्प्रिंटर है तो 119 के रूप में कोडिंग किया गया। अब मैस्कुलिन को किस तरह से कोडिंग किया जाएगा इस लैंग्वेज में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात यह है कि जब भी ये कोई वर्ड से डिजिट में ट्रांसफर हो रहा है, तो आपको तुरंत जो है, जो हमने बताया अभी ईजोटी, उसको अप्लाई करना है, और इसको अप्लाई करके फटाफट जो है इसका प्लेस वैल्यूज आपको देखना है। तो फ्रुक्टस था तो F6, R जो है U के बाद आता है PQR, तो 15 और 16 17 18, U इसी तरह से 21, C 3, ठीक है, T का जो है वो 20 है, फिर U है तो 21 है, और फिर S है तो T से पहले आया तो 19 है। तो इस तरह से जब आप इन सभी को ऐड करते हैं जब हम लोग, तो हम लोग देखते हैं कि ये 108 आ रहा है। इसी तरह से जब आप इसके प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे तो आपको 119 मिल जाएगा। तो दोस्तों यानी कि कहने का मतलब यह है कि जितने भी लेटर्स दिए हुए हैं इन सभी के प्लेस वैल्यू को ऐड किया जा रहा है। तो आपको मैस्कुलिन में जितने भी लेटर्स हैं इन सभी के प्लेस को जो है आपको ऐड करना है, आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा 97।
अब एक क्वेश्चन आता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो आर सम स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय सम कंक्लूजन। ठीक है, सेम वेन डायग्राम से जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है स्टेटमेंट्स कुछ दिए हुए हैं और कुछ कंक्लूजन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट के आधार पर कौन सा कंक्लूजन जो है वो सही है, यानी कि कौन सा कंक्लूजन इसको फॉलो करता है और कौन सा नहीं। बोला जा रहा है कि ऑल डब्ल्यू आर एस, तो फिर से वैसा ही करते हैं, डब्ल्यू, ये सभी डब्ल्यू जो है ये एस हैं, तो सभी डब्ल्यू को एस रखने के लिए इसको सेट के एस के अंदर वाले सेट में रखना होगा। अब बोला जा रहा है नो डी इज डब्ल्यू, कोई भी डी जो है वो डब्ल्यू नहीं है, तो यानी कि डी जो है वो यहाँ हो सकता है। इसी तरह से ये डब्ल्यू के बाहर ये डी जो है ये कहीं भी हो सकता है ना, तो डी ऐसे भी हो सकता है और ये दोनों एस के अंदर हो सकते हैं। एक और तरीका बचता है कि डब्ल्यू डी और ये एस, यानी कि आधा डी जो है ये इसके अंदर हो, एस के अंदर हो और आधा डी बाहर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि नो डी इज डब्ल्यू, डब्ल्यू से इसको बाहर रखना है। यहाँ पर भी बाहर हो सकता है, यहाँ भी बाहर है और यहाँ भी बाहर है। अब कंक्लूजन क्या बताया जा रहा है, सम एस आर डब्ल्यू। ठीक है, कहा जा रहा है कि सम एस आर डब्ल्यू, हाँ ऑफ कोर्स ये सम एस आर डब्ल्यू है, जो कुछ एस हैं ये डब्ल्यू हैं, क्योंकि ये डब्ल्यू जो है इसी का सबसेट है, तो पहला कंक्लूजन जो है ये सही है। अब बोला जा रहा है कि ऑल एस आर डी, जितने भी एस हैं ये सभी डी हैं, तो नहीं, हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी एस हैं ये सभी डी नहीं हैं, तो दूसरा जो कंक्लूजन है ये गलत है। अब बोला जा रहा है नो डब्ल्यू इज डी, जब नो डी इज डब्ल्यू है यानी कि दोनों एक दूसरे से भिन्न है, तो नो डब्ल्यू इज डी भी सही है, क्योंकि ये जब डब्ल्यू और डी में कोई रिलेशन ही नहीं है तो डी और डब्ल्यू में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो इस तरह से जो है ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो यहाँ पर जो है बोथ कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलोज, ये सही उत्तर हो गया। आगे आ जाता है एक सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, एक सीरीज दिया हुआ है विथ वन टर्म मिसिंग, एक टर्म इसका मिसिंग है। करेक्ट अल्टरनेटिव को जो है आपको चुनना है, एन एम आर क्यू। आप देख रहे हैं जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं सब एन से शुरू है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एन को इग्नोर कर देंगे और हम लोग मान लेंगे कि जो पहला लेटर है वो एन ही होगा। उसके बाद आता है एम, ठीक है, एम से आ गया डी, डी से आ गया यू, यू से आ गया एल। हम फिर से आपको बोलेंगे कि वही पुराना तरीका आपको लगाना है, एम से पहले होता है एल, तो एम के नेक्स्ट में आया था डी, इसी तरह तो एल के नेक्स्ट में क्या आएगा, सी आना चाहिए। ठीक है, तो एन सी। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया हुआ था, इस ऑप्शंस में जो है एन के साथ सी केवल एक ही ऑप्शन में है, यानी कि ये जो उत्तर आपका सही हो गया। और नहीं तो आप इसके पोजीशंस के आधार पर जो है वो फिर से निकाल सकते हैं, जैसे एम का पोजीशन जो हुआ उससे कितना माइनस में डी है, और उसके बाद कितना माइनस में यू आया, फिर कितना माइनस में एल आया, इस आधार पर भी आप कर सकते हैं। मगर उतना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाया गया है वो इसी चीज़ को ध्यान में रख के बनाया गया कि एन तो जो है वो कॉमन रखा गया है, और उसके बाद क्या किया गया है, एम को डी से चेंज कर दिया। ठीक है, एम का जो अगला स्टेप है वो डी बन गया, तो एम से अगर एक लेटर पहले रहेगा जो कि एल है, तो डी से एक लेटर पहले रहेगा जो कि सी है, तो सिंपल है, तो एन के बाद सी आएगा, तो यहाँ पर जो है आपको आंसर मिल गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि 19 है, 19 है तो 324 बन गया, 25 है तो 576 बन गया, तो 9 है तो क्या बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक्चुअली 19 है तो 19 माइनस 1 किया जा रहा है और इसका स्क्वायर किया जा रहा है, तो 19 माइनस 1 यानी कि 18 का स्क्वायर। ठीक है, 19 माइनस 1 यानी कि 18 का स्क्वायर किया जा रहा है, तो आ गया आपका 324। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 था तो 24 का स्क्वायर किया, अब 9 है तो 8 का स्क्वायर आपको करना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 64। तो यहाँ पर जो है 64 आपका यही ऑप्शन है।
अब दोस्तों डिक्शनरी के आधार पर जो है वर्ड को अरेंज करने के लिए, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड को अरेंज करने से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। कहा जा रहा है कि आफ्टर अरेंजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर विच वर्ड विल कम एट फिफ्थ पोजीशन। फिफ्थ पोजीशन में कौन सा आएगा? फिर 5 ही वर्ड है, यानी कि फिफ्थ पोजीशन यानी कि लास्ट पोजीशन। अब हम लोग कैसे इसको आसानी से कर सकते हैं उसको पहले हमें फोकस करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन टर्म्स है वो सब हटा देंगे। पीओपी, 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 पीओपी। ठीक है, उसके बाद आता है यू। इन 3 अक्षर, इन 3 वर्ड्स में जो है दोस्तों पीओपी के बाद यू है, और उसके बाद दो अक्षर में जो है नहीं है, तो ये दोनों अक्षर को पहले हम लोग रिमूव कर देंगे, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे अब। ठीक है, यानी कि 4 और 5 को हम लोग छोड़ दिए। अब हम लोग देखेंगे इन तीनों में। ठीक है, POPULA, ठीक है, POPULA, POPULA तक ठीक है। उसके बाद इसमें है C, इसमें है R और इसमें है T। तो R के बाद S और S के बाद T, यानी कि ये जो 2 नंबर है ये सबसे लास्ट में आता है। तो यहाँ पर जो है ये 5th वर्ड हो गया। आगे आता है कि ये दोस्तों ये ब्लड रिलेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। साथ ही साथ आपको सिंबल से सब पर भी ध्यान रखना है। दोस्तों जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतनी आसानी से आप इसको बना सकेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस इसमें चाहिए होता है और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज़ को आप ध्यान रख लेते हैं तो आप इसको आसानी से बना लेते हैं। दोस्तों फैमिली रिलेशन में जनरली हम लोग एक टर्म को यूज करेंगे, हम लोग जो है इसको लेवल वाइज बांट देंगे। ठीक है, यानी कि जो एक जनरेशन होगा, जो ऊपर का जनरेशन होगा, जैसे फादर है या तो ग्रैंड फादर है, तो उसको स्टेप वाइज में हम लोग बांटेंगे। ग्रैंड फादर है तो इसको ऊपर लेवल रखेंगे, उसके बाद नीचे फादर, उसके नीचे अगर सन के बारे में डिस्कशन हो रहा है तो उसके नीचे सन रखेंगे। तो हम लोग इसको लेवल वाइज जो है वो बांटेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरा चीज़ को जो ध्यान रख रहे हैं वो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमें जेंडर पता चलता है, ठीक है, तो जेंडर पता चलता है तो फीमेल के लिए जैसे मैं इस तरह के ब्रैकेट का इस्तेमाल करता हूँ, मेल के लिए मैं इस तरह के ब्रैकेट का इस्तेमाल करता हूँ, और अगर हमें जेंडर नहीं पता है तो उसको हम ब्लैंक ही रख देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि आसानी होगा आइडेंटिफाई करने में। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं इसमें कि फीमेल के लिए स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, मेल के लिए बड़े वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, और जो जनरेशन है जनरेशन के लिए एक एक स्टेप्स का इस्तेमाल करेंगे अप टू डाउन। उसके बाद एक और सिंबल जो है आपको जो है इस तरह के कुछ सिंबल्स बना लेने हैं ताकि आसानी हो। जैसे हस्बैंड वाइफ अगर है तो वो बगल बगल में लिख देंगे, जैसे AB हस्बैंड वाइफ है तो AB हो गया, और अगर तो A हस्बैंड है तो A को जो है ब्रैकेट में कर दिए, B को जो है ये स्मॉल ब्रैकेट में कर दिए, तो पता चल गया कि ये हस्बैंड है और ये वाइफ, और ये बगल बगल में। इसी तरह दोस्तों अगर ब्रदर सिस्टर है तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि A एंड B अगर ब्रदर सिस्टर हैं तो उसके लिए हम लोग कुछ मार्क जो है वो लगाते हैं। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि A और ये लाइन और ये B इस तरह का सिंबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि उनको पता चल सके कि इसमें ये इनके बीच जो है ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है या तो ब्रदर का यानी सिबलिंग्स है। ठीक है, उसके बाद जो आता है कि अगर ये दोनों ब्रदर्स हैं तो मैं इस तरह का सिंबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो है आपको कुछ नोटेशंस जो है वो बना लेने हैं ताकि जब फाइनली आप एग्ज़ाम में जाएं तो वहाँ पर जो है आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो। आइए देखते हैं कैसे आसानी से बन जाएगा ब्लड रिलेशन से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन, जो कि जनरली बहुत टफ माना जाता है। बहुत लोग जो है इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस में। देखते हैं। हैश मीन्स A हैश B मीन्स A इज सिस्टर ऑफ B, A@B मीन्स A इज डॉटर ऑफ B, A and मीन्स हस्बैंड ऑफ B, परसेंट मीन्स फादर ऑफ B, इस तरह से दिया हुआ। ठीक है, अब हम लोग को पूछा जा रहा है, ये जो है ये आपको सिंबल्स से आपको परिचय करा दिया गया। अब बोल रहा है A%B, A%B यानी कि A इज फादर ऑफ B। ठीक है, तो A फादर है और इसका नेक्स्ट जनरेशन है क्या B। ठीक है, B एंड C, तो B एंड यहाँ पर दिया हुआ है यानी कि B एंड C। यहाँ पर बोल रहा है कि जो पहला है वो हस्बैंड है। ठीक है, तो B जो है ये हस्बैंड है ऑफ C। उसके बाद बोला जा रहा है C हैज D, तो C इज सिस्टर हो जाएगा। ठीक
ठीक है, जो पहला है वो सिस्टर है, तो सी इज सिस्टर ऑफ, ठीक है, सी इज सिस्टर ऑफ डी, एक लाइन हमने खींचा, और ये सिस्टर है मगर हमें ये नहीं पता है कि ये जो डी है ये भाई है या बहन है, तो इसका जेंडर हमें नहीं पता है। उसके बाद @d ई, यानी कि अगर @ है, @ का मतलब क्या बोल रहा है कि ए इज डॉटर ऑफ बी, तो जो पहला है तो ये डी जो है ये डॉटर है यानी कि ये फीमेल है ऑफ ई, तो ये जो है ई है, इसका ऊपर का जनरेशन है। चलिए ठीक है, ये बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, ठीक है। अब बी और ई के बीच रिलेशन क्या है ये पूछा जा रहा है, तो ये जो है ये इसकी बेटी है डी, और ये इसकी सिस्टर है यानी कि ये भी इसकी बेटी ही हुई, और ये इसका दामाद हो गया, तो सन इन लॉ हो गया, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सन इन लॉ, ये सही उत्तर है। इस तरह से जो है आपको जेंडर को भी ध्यान में रखना है और रिलेशंस को भी ध्यान में रखना है ताकि मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। तो आप जो है एक नोटेशन बना लें और उसको फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है इसी तरह का एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, एक बार फिर से ब्लड रिलेशन है। ए इंटू बी मीन्स है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, माइनस है इसका मतलब सिस्टर है, ठीक है। इंटू का मतलब है कि ब्रदर, माइनस है मतलब है सिस्टर, और प्लस है मतलब है फादर। और अब पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज पी इज पैटर्नल आंट, ठीक है। पी जो है ये पैटर्नल आंट है, यानी कि पैटर्नल मतलब हो गया पिताजी के साइड से, पिताजी के साइड से जो आंट होती हैं वो पैटर्नल आंट होती हैं, यानी कि बुआ, ये सब। अब यहाँ पर जो है और यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन सभी में हम लोग ट्राई करके देखेंगे। तो P माइनस क्यू है, तो यानी कि P जो है इज सिस्टर ऑफ Q, Q की सिस्टर है, इंटू R है, तो इंटू का मतलब क्या दिया जा रहा है, तो ब्रदर है, तो Q जो है ये ब्रदर है ऑफ R। अब P जो है ये पैटर्नल आंट है, ये तो पता नहीं चल रहा, ये तो देखने में लग रहा है कि सिबलिंग्स है, तो खत्म हो गया, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा यहाँ कहा जा रहा है कि P माइनस क्यू है, यानी कि P माइनस क्यू है, इसका मतलब सिस्टर है, तो P जो है वो सिस्टर है किसके, Q के। अब R प्लस R है, ठीक है, तो प्लस R है, तो प्लस का मतलब है कि A प्लस बी मतलब A इज फादर ऑफ B, तो Q प्लस R मतलब Q इज फादर ऑफ R, ठीक है। तो ये एक जनरेशन हो गया, ये दूसरा जनरेशन हो गया, और ये जो है इसका फादर है R का, ठीक है। तो फादर की सिस्टर है P, और P और R के बीच रिलेशन क्या हो जाएगा, तो फादर की सिस्टर क्या हो गई, बुआ हो गई, जिसको पैटर्नल आंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये आंसर जो है ये सही हो गया। आगे और ट्राई करने का हमें जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे आता है एक और क्वेश्चन जो है ये है कि सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ऑड वन आपको सेलेक्ट करना है ग्रुप में, ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म, इस तरह का जो कंडीशंस है वो दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है 7, 343 और 330, 7, 343 और 331, ठीक है। उसके बाद 6, 216 और 206, उसके बाद 5, 125 और 115, और 4, 64 और 54, ठीक है। अब हमको जो है इनके बीच का रिलेशंस जो है उसको पहचानना है, तो इसके बीच के रिलेशंस क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। सेवन क्यूब, ठीक है, पहला हम लोग लेते हैं 7 क्यूब, तो ये हो जाएगा 343, ठीक है। इसी तरह 6 क्यूब, तो ये हो जाएगा 216,
5 क्यूब तो ये हो जाएगा 125 और 4 क्यूब तो हो जाएगा 64। यहाँ तक तो सब कुछ कॉमन है। अब इसमें से क्या किया जा रहा है, यहाँ आप देखिए, ठीक है, कितना माइनस किया गया है इसमें से, 343 से 331 लाया तो 12 माइनस किया है, ठीक है, कितना माइनस किया तो 12 माइनस किया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो कितना माइनस किया तो 10 माइनस किया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो 10 माइनस किया, यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो 10 माइनस किया, यानी कि गड़बड़ है। इन तीनों में जो है 216, 125 और 164 के बाद 10 माइनस किया गया है। सभी जो है पहला डिजिट का क्यूब है और इसमें भी ऐसा ही है कि पहला डिजिट का क्यूब है 343 और उसके बाद फिर बाद में क्या किया गया है, इसमें 12 माइनस किया गया। तो बस यही ख़त्म, आपका आंसर आ गया, ठीक है। चूँकि ये जो है ये एक ऑड वन है, ये थोड़ा सा अलग है, 12 इसमें माइनस किया गया, तो इसीलिए इसका उत्तर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन 1। तो दोस्तों ये था एसएससी सीजीएल के 2022 के परीक्षा में पूछा गया जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पेपर। इसको हमने सॉल्व करने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसे कमेंट करके हमें बताएं, अपना फीडबैक दें और साथ ही साथ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें। वीडियो पसंद आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के सारे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।